मुझे मुझे नहीं पता कि ये संयोग है या प्रयोग है, जो भी है, पर आरंभ प्रचंड ही होने वाला है। इस सत्र को मैं आगे बढ़ाऊं इसके पहले मैं इंदिरा टेकचंदानी जी को मंच पर बुलाना चाहता हूं। उन्होंने एक पुस्तक उनकी आई है, सिंध की चुनी हुई कहानियां, उनका विमोचन करेंगे उनके प्रकाशक, और वो कृपया मंच पर आ जाएं। पीयूष जी के कर कमलों से इस पुस्तक का लोकार्पण होगा। रवि टेकचंदानी जी भी आना चाहें तो आ जाएं। वैसे चलो 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 चलो, इतना टाइम खुलवाओ उनसे, वो कहाँ मानने वाले हैं। एक हर सफल पत्नी के पीछे एक सफल पति भी होता है। नहीं नहीं, आप करो, आप समझा करो। संचालक अपनी भूमिका में रहे तो बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई इंदिरा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। और अब हम इस सत्र को प्रारंभ करने के लिए नील को देते हैं, और नील, उम्मीद करता हूं कि बहुत धन्यवाद रवि जी, बहुत धन्यवाद इंदिरा जी, बहुत धन्यवाद आपका। और अब एक बगल में पीयूष होंगे, एक बगल में हेलो। हाँ, नमस्ते नमस्ते नमस्ते, क्या हाल? क्यों बुलाते यार मुझको खामखा? वही पुरानी बातें करता हूँ, वही पुरानी जो है बातें कितनी बार करूँगा। आरंभ प्रचंड कितनी बार गाऊंगा, एक बगल में चांद होगा कितनी बार गाऊंगा। है, चलो चलो चलो, अरे अभी अभी नहीं, अभी तो सवाल, पहले सवाल करो। बहुत बहुत आभार अनंत जी। और मिरांडा हाउस पहली बार आए हैं? हाँ पहली बार, दुर्भाग्य से पहली बार आया हूँ। अगर अगर आप इनकी किताब पढ़ेंगे तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस थे जहां पर वो लगातार वर्कशॉप करते रहे स्टूडेंट्स के साथ, लेकिन मिरांडा हाउस पहली बार है। तो एक बार जोरदार तालियां पीयूष जी के लिए। मैं कल जब से मुझे पता चला कि पीयूष जी से बात करनी है, मैं थोड़ा सा नर्वस तो था, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि एक साहित्यकार की तरह बात की जाए, एक संगीतकार की से बात की जाए, एक लेखक से बात की जाए, एक ऐसा अभिनेता जिसने मुझे लगता है दुनिया भर में धूम मचाई है, उससे बात की जाए। तो बाहर कुछ बच्चों से बात हो रही थी सर, मैंने पूछा किताब पढ़ी है? उनकी किताब का नाम भी इतना इंटरेस्टिंग है कि पूछिए मत। पता है ना तुम्हारी औकात क्या है? पीयूष मिश्रा। बाहर अवेलेबल है किताब, आप ले सकते हैं। ग्वालियर से निकलकर एक ऐसा लड़का जिसको पहले एनएसडी में ना आने की जिद थी, फिर मुंबई ना जाने की जिद थी, फिल्मों में काम ना करने की जिद थी, लेकिन उन सारी जिदों को पार करके जब वो निकलता है तो सफलता के नए आयाम गढ़ता है। तो हम चाहते हैं कि एक बार शुरुआत वहीं से करें कि क्यों ग्वालियर छोड़ा जब मन नहीं था तो। अरे छोड़ो अपना अपना छोटा शहर छोड़ो सब लोग। अगर बनना है कुछ तो माँ की रोटियां छोड़ो, घर की छत छोड़ो, शाम को जब थक के आते हो तो बहुत प्यार करती है माँ, तो उसका मोह छोड़ो। माँ के हाथ की चटनी, माँ के हाथ की रोटियां, इसका मोह छोड़ो। शाम को जब थक के घर आओगे तो घर की छत छोड़ो यार। छत, जब छत नहीं मिलेगी तो छत ढूंढोगे। जब माँ के हाथ की रोटियां नहीं मिलेंगी तो खुद बनानी पड़ेगी, जुगाड़ करोगे कहीं से, अन्न का जुगाड़ करोगे कहीं से। ये मूल मंत्र दे रहा हूँ। छोटा शहर खराब नहीं होता, छोटा शहर बहुत अच्छा होता है। मैं आज भी ग्वालियर जब जाता हूँ तो जो है लगातार 3 दिन तक जब मसरूफ़ रहता हूँ, किसी से मिलने की ज़रूरत नहीं है। मैं ग्वालियर की दो दीवार को देखता रहता हूँ, और टेम्पो बैठता रहता हूँ, और टैक्सी से बैठता रहता हूँ वहाँ पर, और रात को घूमता रहता हूँ। मंदिर के घंटे जो है, बड़ा वो शहर ऐसा है जिसमें कि सुबह 4 बजे मंदिर के घंटे बजने शुरू हो जाया करते थे। हर वो चीज़ भोगता हूँ मैं, लेकिन इसके बावजूद मुझे मालूम है कि अगर मुझे आगे बढ़ना था तो मुझे सब मोह छोड़ना पड़ेगा।
तो वो इतने बचपन में जो है, बचपन में अंतर्मुखी होना बड़ा खतरनाक होता है, याद रखना। मैं ऐसा बच्चा था जो बचपन में अंतर्मुखी हो गया था। तीसरी क्लास जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था, तब मेरी बहन की डेथ हुई थी। तब से मैंने सोचना शुरू कर दिया था कि मौत क्या है। जिस उम्र में माँ की संटियाँ पढ़नी चाहिए बच्चे में, बाप के डंडे पढ़ने चाहिए, खिड़की की तोड़ी, कंचे खेल रहा था, ये सब चीज़ें जिसने भोगा नहीं उसने बचपन नहीं भोगा। जब तक माँ की संटियाँ नहीं पढ़ी तब तक बचपन नहीं भोगा। उसमें आप ये सोच रहे हैं कि आप मरकर कहाँ जाएंगे, तो ये तो यार थोड़ा सा मतलब अनावश्यक हो गया। और दूसरी बात ये कि मैं ऐसे घर में जन्मा था, अगर आप गरीब परिवार में जन्मे हो तो आपको बोलने में गर्व होगा कि हाँ भाई हम गरीब हैं, हम पैसे खर्च नहीं कर सकते। अगर आप अमीर परिवार में जन्मे हो तो आपको बोलने में गर्व होगा कि हम अमीर हैं, हम पैसे खर्च कर सकते हैं। अगर आप खानदानी परिवार में जन्मे हो, जैसे कि मैं जन्मा था, जिसके पास खानदान था, बैंक बैलेंस जीरो था पेरेंट्स के पास में, तो जब पैसे खर्च करने की बात आती थी तो घर से बात निकलती, अरे इस पर पैसे लौटा देंगे हम। और जब एक्चुअली खर्च करने की बात आती थी तो ठंडन गोपाल, हाथ में कुछ भी नहीं था। तो बचपन से जो ये कॉम्प्लेक्स लेकर मैं बड़ा हुआ और इतना अंतर्मुखी हो गया, इतना गलियर बंदा था कि मुझे हर बच्चा मार के भाग जाया करता था। मैं ऐसा बच्चा था जिस पर उसके मोहल्ले के कुत्ते ने भी भौंकने से तैयार नहीं था। मैं बड़ा परेशान था, मैं एप्रिसिएशन का भूखा था, तारीफ नहीं होती थी। एक बार मेरी टीचर ने 8th क्लास में मेरी तारीफ कर दी कि ही इज अ क्वाइट बॉय, तो मैंने 6 महीने संजो रखा, यार मेरी टीचर ने तारीफ कर दी। अंदर से बहुत सारी चीजें कुल बुलाया करती थी, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाता था। व्यक्त करना चाहता था, प्रेस करने वाला कोई नहीं था। पिताजी समझते नहीं थे, माताजी देहात की थी, बुआ जी जिन्होंने मुझे रब किया था वो बिल्कुल दिमाग से पैदल थी। टीचर्स थे वो कहते थे कि जो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। क्या पढ़ो यार, साइंस पढ़ो। अरे मेरे को घृणा थी साइंस से, साइंस को पढ़ने की चीज होती है। और होती होगी मेरे लिए नहीं थी। मुझे हिंदी साहित्य मजा आया करता था, हिंदी ऑनर्स करूंगा मैं। पिताजी बोलते कि नहीं यार तुम फ्रॉक काटो, मेंढक काटो। अरे मेंढक में भी जान होती है सर, कैसे काटूं उसको, खाली इसलिए कि मार्क्स चाहिए। तो मेरे अंदर तो बड़ी कुलबलाहट थी बहुत। और इतने, और ऊपर एक कर्ण का कैरेक्टर था महाभारत में, अगर आपने सुना हो, कर्ण, महारथी कर्ण, अग्रज पांडव। तो उसके ऊपर एक बड़ा बढ़िया नॉवल लिखा गया शिवाजी सावंत ने, मृत्युंजय करके, है बड़ा जबरदस्त नावल, 700 बहुत मोटा नावल। उस पर उसकी त्रासदी बताई गई कर्ण की, कि वो बच्चा जब बच्चा था तब उसको इस बात का कॉम्प्लेक्स था कि यार मैं कहीं भी मार लूं। कवच कुंडलों से मिले हुए थे, तो मेरे अंदर से खून नहीं निकलता और बच्चों से निकलता, तो मैं अलग हूं। मैं अलग क्यों हूं, कवच मेरे क्यों है, ये रात को गंगा के पानी में जलते क्यों है, चमकते क्यों है। इतनी सारी कॉम्प्लेक्स थी अपने बारे में। ऐसी मेरे को गिफ्ट मिली हुई थी। मैं आर्ट के क्षेत्र में जो कुछ भी किया मैंने, इट टर्न्ड आउट टू बी ब्लू चिप्स। जो कुछ भी किया, पेंटिंग कर ली, स्कल्पचर कर लिया, स्मॉथर में डाल लिया, मतलब पोइट्री लिख ली। पोइट्री, ये मैंने सोचो, ये मैं, मेरे परिवार में मेरी माँ की बड़ी दुर्गति होती थी, उन्हें बड़ा डाला जाता था, अत्याचार हुआ करते थे। तो 7th स्टैंडर्ड में मैंने पोइट्री लिखी थी। अब सोचिए 7th स्टैंडर्ड का बच्चा लिख सकता है क्या, दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम। नहीं, ये तो वो दूसरी थी ना, क्या, जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है। जिंदा हो हाँ तुम कोई शक नहीं, सांस लेते हुए देखा मैंने भी है। हाथ और पैरों और जिस्म को हरकतें खूब देते हुए देखा मैंने भी है। और भले ही ये करते हुए होंठ तुम दर्द सहते हुए सख्त सी लेते हो, अब इतना भी कम क्या तुम्हारे लिए खूब अपनी समझ में तो जी लेते हो। ये दिस इज वर्क ऑफ 7th स्टैंडर्ड। अब पढ़ता हूं मैं तो लगता है कि यार अब लिखी है मैंने। और ये सब मैं कैसे लिख दिया करता था मुझे मालूम नहीं, ये सब को लिखवाया करता था। इसलिए बाद में मैंने बोलना शुरू कर दिया कि आई एम नॉट टैलेंटेड, आई एम गिफ्टेड। मुझे गिफ्ट मिली है, किसी ने मुझे भेजा है कुछ करके। अब समझ में आता है, जिंदगी में 60 साल बिता दिए, अब पक्का समझ में आता है कि यार ये मुझे कुछ पर्पस सॉल्व करने के लिए भेजा गया था, और वो मैंने कॉल कर दिया। तो आपके छोटे सवाल का बड़ा जवाब दे रहा हूं। मैंने अभी तक जवाब दिया क्या नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। लेकिन ये करके जो है मैं, हाँ हेलो, अब आ रही? ये साउंड्स की इको ऐसे? थोड़ी कम कर दीजिए। ऐसे ऐसे ऐसे। तो उसमें जो है अब है, हाँ इको बहुत, इको कम कर दो एक तो उसकी बिल्कुल। जी हाँ हाँ।
तो ये सब चीज़ें करके सब कुछ होया करता था मुझसे, क्या पेंटिंग, क्या स्कल्पचर, क्या पोट्री, क्या गायन, क्या वॉयलिन, क्या माउथ ऑर्गन, क्या राइटिंग मैंने आपको सुनाई दी। तो ये सब चीज़ हो जाया करती थी। एक चीज़ नहीं की थी मैंने, ये सब करने के बाद भी मुझे अंतर में चैन नहीं पड़ता था। तो एक चीज़ नहीं थी, एक चीज़ करी मैंने, थिएटर। 8th स्टैंडर्ड में मुझे थिएटर करने का मौका मिला, और उस थिएटर करने के दौरान मैंने पाया कि मैं 2.5 घंटे में मैं जो बोल रहा था ऑडियंस वो कर रही थी। मैंने बोला आप हंसो, ऑडियंस हंस रही थी। मैंने बोला आप रो, ऑडियंस रो रही थी। मैं ऑडियंस चला रहा था। महंगे कपड़े पहनने का मौका मिला। उस दिन से मैंने जाना कि यार एक्टिंग ही करूंगा ज़िंदगी में, ये बहुत बड़ी चीज़ होती है, इससे कॉम्प्लेक्स जाता है अंदर। और उस दिन मैंने जो है आपकी मतलब इतनी भोली उम्र में मैंने निश्चय किया था कि मैं बड़ा होकर एक्टर बनूंगा। उस वक्त सिनेमा तो बिल्कुल दूर की बात थी, उसमें ही स्टार थे विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन साहब और राजेश खन्ना साहब और शशि कपूर साहब और मिथुन चक्रवर्ती, ये लोग स्टार थे, इनको छूना भी इम्पॉसिबल था। उस वक्त रियलिटी शोज नहीं हुआ करते थे। तो मैंने कहा कि मैं थिएटर जाऊँगा, मैं NSC ज्वाइन करूँगा। तब मैंने डिसीजन लिया था कि मैं NSC ज्वाइन करूँगा, और मैं ज्वाइन करूँगा। और तीसरी बात थी कि मैं ज्वाइन करूँगा, वाकई ज्वाइन करूँगा। और फिर मैंने किसी की भी नहीं सुनी। मैंने कहा काम सामने आ रहे हो, रोड़े हो मेरे, हटा दूंगा। आप पिताजी हो, माताजी हो, बुआ जी हो, फ्रेंड्स हो, फिलोसफर्स हो, गाइड्स हो, सबको हटा दूंगा। मेरे को एक्टिंग करनी है। और वो मैं एक्टिंग करने के लिए मैं 83 में NST किया। जुनून कितनी बड़ी चीज है कि 8वीं क्लास में किसी बच्चे को पंडित रविशंकर कंधे पर हाथ रखकर ये कह दें कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। सोचिए, वो जिंदगी में संगीत के अलावा कुछ और सोच भी नहीं सकता, लेकिन ये वो व्यक्ति है जिसने सोचा नहीं फिर भी एक्टिंग करनी है। 8वीं कक्षा में पंडित जी का बहुत बड़ा, मैं सही कह रहा हूँ सर? 8वीं कक्षा? 8वीं कक्षा, हाँ हाँ। तो नाटक जिंदगी में इतना घुसा, लेकिन ये जिद क्यों थी कि मुंबई नहीं जाना? नहीं, ये तो बहुत बाद में हुई, बहुत बाद में हुई है। मेरे को कुछ क्या बताऊं उसके बारे में, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे यार खामखा। आप अगर बुरा मानने से डरते थे, देखिए गलती उनकी नहीं थी, गलती मेरी थी। मैंने लेफ्ट को बहुत गलत तरीके से ले लिया था। मैंने लेफ्ट को बहुत गलत तरीके से इनकार कर लिया था। लेफ्ट के प्रिंसिपल सही थे। दिल्ली में काम करते हुए, दिल्ली मैंने 20 साल काम किया। लेफ्ट के प्रिंसिपल्स जो है मेरे दिमाग में घुस गए थे। पैसा नहीं कमाना चाहिए, थिएटर से पैसा हरगिज नहीं कमाना चाहिए, बंबई नहीं जाना चाहिए, वो पूंजीपतियों की नगरी है, ये सब परिवार का भरण पोषण नहीं करना चाहिए। लेफ्ट ने बोला हो ना बोला हो, मैंने समझ लिया कि यार लेफ्ट ऐसे बोलता है। तो सारी गलती मेरी थी, लेफ्ट की गलती नहीं थी। उस वक्त मैं जोश खरोश में इनकलाब जिंदाबाद खूब करता था, और पता नहीं कितना देश को बदल पाया, कितना नहीं। देश जहां था वहीं रहा, कोई टेंशन नहीं थी देश में। देश ने मुझसे कहा कि मैं चल रहा हूं साले, तू अपना काम कर, तू मुझे बदल नहीं सकता। देश ने मुझसे स्पष्ट कहा कि यार मैं चल रहा हूं, और तेरे जैसे 50 आ जाए तब भी बदलूंगा नहीं। सोसाइटी ने, समाज ने मुझसे कहा कि बेटा तुम काम करो अपना, इनकलाब जिंदाबाद करो, खूब कोशिश करो बदलने की। हमें हम समाज है, हमारा नाम समाज है, वैसे ही रहेंगे। लेकिन मैं बदलने की कोशिश करता रहा। उस चक्कर में जो है कोशिश बहुत होगी, 20 साल तक लगातार कोशिश रही। और 20 साल में जो है बड़े अच्छे फीचर्स थे, बड़ा खूबसूरत दिखता था मैं, बड़ा सुंदर दिखता था मैं। उस वक्त वेरांडा हाउस नहीं आया, मेरी गलती थी, बड़ा हसीन था मैं उस वक्त। तो वो सब करने के बाद, वो 40 साल जो दिल्ली बिताने के बाद में वो जवानी यहाँ पर खर्च हो गई। उसके बाद फिर मैं गया, और फिर मैं सोच के गया था कि यार मैं इतना तो जानता हूँ कि अपने परिवार के लिए, अपनी माँ को, बीवी को और बच्चे को लेकर गया था, ये सोच के कि कुछ तो कमा लूंगा। ये 2003 की बात है। 2003 से लेके 2025 तक इतना कुछ हो जाएगा ये मैंने सोचा नहीं था। ये कुछ ज़्यादा हो गया, ये मुझे मालूम नहीं, ये कुछ ज़्यादा हो गया। मुझे मालूम था कि स्टार तो मैं खैर आज भी नहीं हूँ, कि स्टार मम्मी में वो होता है जिस पर प्रोड्यूसर्स पैसा लगाने के लिए तैयार हो। मुझ पर कोई पैसा नहीं लगाता, मुझे खाली साइड में खड़ा कर दिया जाता अमिताभ बच्चन के पिंक में, कि हाँ भाई आप यहाँ खड़े रहो, अमिताभ बच्चन एक्टिंग करेंगे, उनके साथ एक्टिंग कर लेना। पैसे लगाने की कोई तैयार नहीं है। लेकिन मैं ह्यूमिलिटी नहीं बरतूंगा, इसमें ह्यूमिलिटी बरतने की जरूरत नहीं है। मुझे मालूम है कि मैं प्रसिद्ध हूँ, मुझे मालूम है जाना माना नाम हूँ, आप बुलाते हैं मुझे, इसमें कोई शक नहीं। और आजकल बैंड हो गया है मेरा, तो मुझे कोई गिल्ट नहीं है। मतलब मेरे कोई, अगर मैं करना भी चाहूँ कि मैं कोई शिकवा करूँ ज़िंदगी से, कि जो है शिकायत करूँ ज़िंदगी से, वो नहीं कर सकता। मतलब जितना सोच के निकला था छोटे शहर से, उससे कहीं ज़्यादा पा चुका हूँ। तो नो रिग्रेट्स यार, नो रिग्रेट्स। एक बार मुंबई जाते हैं,
एक फिल्म की, फिर वापस आ गए क्योंकि वो फिल्म फ्लॉप हो गई। मैंने प्यार किया गोली मारो, ऑफर हुई। गोली मारो, गोली मारो, वो सब पुरानी। मैंने प्यार किया जो एक जमाने की सुपरहिट थी, वो ऑफर हुई, उन्होंने मना कर दिया कि मैं एक्टिंग नहीं करूंगा। अब रिग्रेट होता है क्या सर जब देखते हैं कि वो एक सुपरहिट हो गई? नहीं, इन सारी चीजों का कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे अंदर ख्याल भी नहीं है मैंने क्या प्यार किया है। छोटा सा इंसिडेंट था वो, मेरे अंदर ख्याल भी नहीं है मैंने प्यार किया। मैंने मना की थी, मुझे मना नहीं की थी मैंने, मैं जा ही नहीं पाया था वहाँ पर। कायदे से मुझे चले जाना चाहिए था वहाँ पर, वो मिलती ना मिलते अलग बात है। मैं काफ़ी जो है आपके मतलब अच्छे स्कोर में था उसमें, लेकिन मैं गया ही नहीं। 89 की बात है, मैं गया ही नहीं वहाँ पर। तो वो अब होता है वहाँ फिल्म इंडस्ट्री है यार, वहाँ पर तुम नहीं तो कोई और है, तुम नहीं तो कोई और है वहाँ पर। दे डोंट वेट फॉर एनीबॉडी। वहाँ पर स्टार्स की भरमार है, स्ट्रगलर्स की भरमार है। तो वहाँ पर हो गया। अब सलमान खान जिंदाबाद, मैं जिंदाबाद। पीयूष जी, यहाँ पर बहुत यंगस्टर्स हमारे बीच में आज की, हाँ जी? बहुत सारे यूथ हमारे बीच में अरे हैं। तुम्हारे लिए जीता हूँ मैं, इडियट्स। तुम्हारे लिए ही जीता हूं मैं, तुम्हारे लिए। देखो मैंने क्या लिखा है, तुम्हारे लिए मैंने क्या लिखा है कि मेरे हर आरंभ प्रचंड के पहले ही आता है, तब करो या जब करो नौजवान आज के, तब करो या जब करो नौजवान आज के, देश की परंपरा के तुम निशान आज के। थाप दे के बढ़ चलो कि आसमान फट पड़े, चाल ऐसी हो कि सारा धुंध कोहरा छट पड़े। कर्मवीर बन के आज तुम गुंजा दो आसमां, युद्ध वीर बन के आज तुम झुका दो ये जहां। यार तुमसे मांगता है सामने से वक्त ये, जो कभी नरम नरम था आज सख्त सख्त ये। सख्त वक्त में कहो कि हौसले बुलंद हैं, पत्थरों की मांसपेशी लोहे के भुजदंड हैं। कर्म योग जिंदगी का एक ही तो नाम है, युद्ध है उपासना तो जीत ही मुकाम है। इनसे जुड़ा हुआ मेरा जो सवाल था कि हमारा जो विषय भी जो हमें दिया गया है साहित्य का बढ़ता दायरा, कि सिनेमा में काम करते हुए हम देखते हैं कि पहले बहुत सारी फिल्में जो उपन्यासों पर बनी, आज वो कम देखने को मिलता है। लोग साहित्य, ऐसा लगता है कि कमर्शियल जो सिनेमा है वो साहित्य से थोड़ा दूर हट रहा है। उसमें फर्क है ना सर। देखो उसमें तुम्हें लगता है कि जो साहित्य, मैं कहता हूँ बड़े बड़े साहित्यकार स्क्रीन प्ले राइटर नहीं होते। मुंशी प्रेमचंद भी आजमा चुके इस बात को। बड़े बड़े साहित्यकार दे आर नॉट गुड स्क्रीन प्ले राइटर। स्क्रीन प्ले राइटिंग अलग चीज, स्क्रीन प्ले अलग ही विधा है, अलग ही विधा है। जो काम अनुराग कश्यप कर सकता है वो मुंशी प्रेमचंद नहीं कर सकते, जबकि अनुराग कश्यप उनके मुकाबले में बहुत कम पढ़ा लिखा है। लेकिन ये फैक्ट है, हम लोग समझते नहीं इस बात को। उस पर बेस होकर फिल्म क्यों नहीं बन रही? अरे बाबा, फिल्म का स्ट्रक्चर कुछ और होता है, फिल्म का स्ट्रक्चर कुछ और होता है, वो स्ट्रक्चर यहां पर नहीं मिलेगा। तो वो हमें इस बात की त्राही नहीं करनी चाहिए कि ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है पहले, आज नहीं होता। लेकिन आज जो है आइडियाज बहुत है लोगों के पास, बहुत है लोगों के पास। साहित्य के अलावा भी जो है यार एक चीज होती है ना, मतलब आपके क्यों नहीं समझते इस बात को? साहित्य के अलावा सिनेमा साहित्य नहीं होता, साहित्य सिनेमा नहीं होता, साहित्य साहित्य होता है, सिनेमा सिनेमा होता है। साहित्य की उम्र कितनी लंबी है सोचो ना, सिनेमा की उम्र 120 साल है। थॉमस अल्वा एडिसन ने 1888 में लेंस का इजाद किया था, उसके बाद हमको सिनेमा मिला। 120 साल, 125 साल एज होगी सिनेमा की। साहित्य बहुत पहले से लिखा जा चुका है। प्ले कितने पहले लिखे? प्ले तो जो आपके शेक्सपियर हो गए, भास, कालिदास, ये वो अशोघोष वगैरह, ये कब से हैं? दूसरी शताब्दी से। हाँ, तो इनमें कंपैरिजन मत करो। ये अलग बात है कि सिनेमा इज द ग्रेटेस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड टुडे। सिनेमा इज द ग्रेटेस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ द वर्ल्ड टुडे। आप मानो ना मानो, अगर प्यार से मानोगे तो अच्छी बात है, अगर बुरा होकर मानोगे तब भी आपकी गलती है, आप परेशान आप ही होगे। सिनेमा इज द ग्रेटेस्ट आर्ट फॉर्म ऑफ टुडे, तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हम। लेकिन कहीं ना कहीं क्या वो लोग एक प्रयोग करने से डरते हैं कि हम साहित्य को अगर विशुद्ध रूप में लेते हैं तो फिर लोग नहीं सुनेंगे। लेकिन आरंभ है प्रचंड इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जो उस स्टीरियोटाइप को तोड़ता है कि आप उसको अगर अच्छे से यूज करेंगे तो फिर वो सुना जाएगा। अरे आरंभ प्रचंड कहाँ से साहित्य का हिस्सा हो गया? गुलाल का हिस्सा है यार वो। गुलाल एक फिल्म थी, एक पिक्चर थी, सोशो पॉलिटिकल पिक्चर थी और लेफ्टिस्ट पिक्चर थी। उसके निर्देशक थे अनुराग कश्यप साहब। उन्होंने एक पीयूष मिश्रा नाम के बंदे को बुलाया था और कहा था कि इस पर गाना लिखना है। मैंने कहा कि गाना लिखना है? हाँ। वो गाना लिखने के मुझे पैसे दिए थे, उसने पैसे भी नहीं दिए थे साले उस वक्त, उसने पैसे भी नहीं मिलते इसमें। गुलाल में किसी को पैसे नहीं मिले थे। तो उसने कहा पीयूष भाई गाना लिखना है। मैंने कहा लिख देंगे। किस पर है? उन्होंने कहा स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स पर है।
मैंने लिख देंगे, एक अंतरा एक दिन में लिखा, अगले दिन दूसरा अंतरा लिखा, 2 दिन में गाना। मेरे सारे गाने जो है एक बगल में चांद होगा, हुस्ना, घर, ये सब जो है 2 दिन में तैयार हो गए। मुझे 2 दिन से अधिक जो है इंतजार नहीं करना पड़ता गाने। इट कम्स नेचुरल टू मी। अब तारीफ नहीं कर रहा, ईश्वर प्रदत्त मामला है, आ जाता है वो। तो उसके लिए मैंने गाना लिख दिया। अब ना मुझे मालूम था ना अनुराग कश्यप को मालूम था कि ये गाना इतना हिट हो जाएगा। आज की तारीख में वो नेशनल एंथम के बाद दूसरे नंबर का गाना है। बिल्कुल सही। हाँ, वो इतना पॉपुलर गाना है कि मैं भी हैरत में पड़ जाता हूँ। उसके बाद बहुत सारे ऑफर्स आए मेरे पास में, पैसे लेकर आए लोग बाग, अभी तक आते हैं। नाम नहीं लूंगा, आप जानते हैं उन लोगों को कि पीयूष भाई ये एक वीर रस का गाना लिखना है। मैंने कहा वीर रस क्या होता, क्या बताओ। उन्होंने कहा जो आरंभ प्रचंड में था। अरे मैंने कहा वो वीर रस होता है, अच्छा ये मुझे नहीं मालूम था। चलो उन्होंने कहा अब तो बिल्कुल वैसे ही गाना लिखना। मैंने पूरी कोशिश कर ली वैसा गाना लिखने की, सच बोल रहा हूँ, मैं आज तक नहीं लिख पाया। अब वो लिख दिया एक बार, उसके कारण दिए थे उसने, स्क्रिप्ट थी उसके पास में, दिए थे कारण, मैं लिख दिया, बात खत्म हो गई। अब वो दोबारा नहीं लिखा जा सकता। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में चांद होगा, एक बगल में। इसका सर आपके दिमाग में क्या था, मामला क्या चल रहा था, आपने कैसे लिखा? एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। तो ईमानदारी से कुछ नहीं चल रहा था, ईमानदारी से कुछ नहीं चल रहा था मेरे दिमाग में। फिर इतना पूछती है प्रेस, इतना पूछता है मीडिया, तो फिर मैं एक्टर हूं, मुझे बातें बनाना आता है। फिर बोलता हूँ मैं, मैं सोच रहा था तो मैंने एक चिड़िया देखी ऊपर यूं जा रही थी, फिर मैं पकड़ा उसको, देखा। वो करना जानता हूं मैं, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं था। हकीकत में आ जाता है। हुस्ना एक प्ले का हिस्सा था, एक नॉवल के, एक कहानी का हिस्सा था। घर एक प्ले का हिस्सा था। तो ये कंटेक्स्ट छोटे छोटे कंटेक्स्ट है। जब आदमी बड़ा बन जाता है ना, तो फिर जो उसके बारे में धारणाएं बन जाती हैं कि यार ये आपने ऐसे लिखा होगा, वो आपने वैसे लिखा होगा। एक बार सत्यजीत रे थे ना, रे बाबू बहुत बड़े फिल्मकार थे, तो एक बार पूना फिल्म इंस्टीट्यूट में गए रे बाबू। तो उनकी एक पिक्चर थी मेरे ख्याल से, पत्थर पंचाली थी मेरे ख्याल से। उसके एक शॉट में मोहल्ला था और उसमें पीछे एक लाइट जो है जल बुझ रही थी, बाकी सब लाइटें इंटैक्ट थी, एक लाइट जल बुझ रही थी। तो उस पर्टिकुलर सीन को बहुत देर तक इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता रहा। इसका मतलब ये है, रे बाबू ने ये सोच के किया है कि जो आपकी ये इसका सांकेतिक प्रभाव ये पड़ता है, इसका सजेशन ये है, एक्चुअली लाइट इसलिए बुझ रही है। फिर रे बाबू गए 3-4 साल बाद वहाँ पर एज अ मास्टर डायरेक्टर। तो उन्होंने कहा भी क्या, तो उनसे एक सवाल पूछा बच्चे ने कि सर ये आपने जो इसमें किया था, लाइट जल बुझ रही थी, मतलब क्या था इसका? तो देखा उन्होंने कौन सा, तो उन्होंने कहा अरे नगर पालिका निगम का पंगा होगा, मैंने तो कुछ नहीं किया था। तो उन्होंने कहा ये चीज़ें जो है, मतलब ये अब मुझे मालूम है कि जो आज से 100 साल बाद मैं मर जाऊंगा, इसमें कोई शक नहीं। 15 साल में निपट जाऊंगा मैं, 15 साल में निपट जाऊंगा मैं। फुल एंड फाइनल पेमेंट, नो TDS, ये सब के साथ में होना है। इसलिए हर बंदे को जो आराम से बोलना चाहिए अपनी मृत्यु के बारे में। मैं मर जाऊंगा, लेकिन जो इन चीज़ों के बारे में कहा जाता रहेगा। आरंभ प्रचंड जिंदा रहेगा, आरंभ प्रचंड मुझे मालूम है कि जो 100 साल बाद जिंदा रहेगा। एक बगल में चांद होगा, जिंदा रहेगा। बस याद रखो यंगस्टर्स, याद रखो, तुम्हें कुछ करना है अपने इस वक्त के लिए नहीं, इस वक्त के लिए नहीं, तुम्हें कुछ करना है जिससे कि आज से 50 साल बाद तुम्हें याद किया जाए। सारे नौजवानों को बोलता हूं मैं, लड़कियां भी आ रही हैं उसमें, तुम्हें ऐसा कुछ करना है कि आज से 50-60 साल 100 साल बाद तुम्हें याद किया जाए। हम निशान छोड़ के जा रहे हैं अपना, ये निशान है, ये हमारी निशानी है, ये हमारी तारीख है। इसको 100 साल जब भी देखोगे आप, भले वो आर्ट वर्क हो, कोई सा भी पीस हो, पेंटिंग हो या स्कल्पचर हो या गाना हो या एक्टिंग परफॉर्मेंस हो, हम याद रखेंगे इसको। तो अगर, और बाकी दूसरे सेकंड रेट जिंदगी जीने से क्या फायदा है? हर बंदा जी रहा सेकंड रेट जिंदगी। कुछ भी नहीं बनने की इच्छा है क्या तुम्हारी? वो मेघा कितना बढ़िया बोली थी, अरे करके देखो ना, करने के बाद भी फेल हो जाओ। बिना करे तुम बोलते हो कि यार हम फेल हो गए, अपनी लिमिटेशंस नहीं पहचानते। मेरा एक दोस्त है NK शर्मा, उसने मुझे बताया था कि तू ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, स्क्रिप्ट भी लिख सकता है, गाना भी गा सकता है, म्यूजिक भी कर सकता है, एक्टिंग भी कर सकता है। एक बार करके तो देख, टैप करके देख अपने आप को। हम अपने आप को टैप ही नहीं करते दोस्त, हम इतना कुछ कर सकते हैं। अरे आप में से बहुत लोग एक्टर्स होंगे, बहुत लोग एक्टर्स होंगे, आप में से बहुत लोग लिख सकते होंगे, लिखना ट्राई नहीं करता, डरते हैं। कोई क्या कहेगा, अरे कोई क्या कहेगा, ऐसी की तैसी करेगा, कोई तुम्हें लिखना है ना, बात खत्म हो गई। यू हैव टू राइट, तुम लिखो। पोट्री लिखना, लिखो, काटो, नहीं लिखी जा रही, काटो, पीटो,
उसके बाद अपने वर्ड्स को काटने में जो दर्द होता है, लेकिन उसमें जो है उसमें से नई चीज निकलेगी। अपने लिखे को काटना सीखो। ऐसी 50 चीजें हैं जो तुम कर सकते हो, और तुम ही कर सकते हो, तुम ही कर सकते हो। मैं तो आज 62 का हो गया, और मैं जो है मैं तय कर चुका हूँ, अपने आप से वादा कर चुका हूँ, जब मरूंगा तो मैं नौजवानी मरूंगा। मैं बुढ़ापा पसंद नहीं करता, आई हेट बुढ़ापा। जब मरूंगा तो नौजवानी मरूंगा, भले मैं 80 साल का हो जाऊं। लेकिन तुम अपना सोचो यार, तुम आज से 15 साल बाद, 20 साल बाद, 40 साल बाद मुझे कहाँ मिलोगे? मैं तो जिंदा रहूंगा, चलो तुम लोग कहाँ मिलोगे? यही करते मत मिलना कि आपके मैं यार कुछ नहीं था तो मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया, कुछ नहीं था तो मैंने ये। अरे कुछ नहीं यार, सोचो ना, इस वक्त सोचो, यही है उम्र सोचने में। 12वीं फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। इस वक्त सोचो कि हमें ये करना है, और सोच लो तो फिर डगमगाओ मत, फिर बढ़े चलो, फिर पीछे मुड़कर मत देखो, कतई पीछे मुड़कर मत देखो। माफ कीजिएगा, मैं आपको अपने पेरेंट्स से बगावत करने के लिए नहीं बोल रहा, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं। मैं वही बोल रहा हूं, एक्चुअली वही बोल रहा हूं। मेरे पिताजी बड़े अच्छे आदमी थे यार, लेकिन मुझे नहीं समझ पाए। मेरे पिताजी वॉज अ वंडरफुल पर्सन, लेकिन वो मुझे नहीं समझ पाए। फिर जब उनकी डेथ हुई तो मैं उन्हें नहीं समझ पाया, तब तक वक्त बीत चुका था। हम जो है नासमझी के संबंध में रहे बड़े। मैं 15 साल से, उन डेथ के 15 साल पहले से उन्हें सर बोला करता था। संबंध टूट चुके थे हमारे। ऐसा अपने पेरेंट्स के साथ मत होना। पेरेंट्स की बातें सुनो आराम से, और बिना घर से बाहर निकले हम घर छोड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर। अरे घर में रहकर रिवोल्ट करो ना, घर में रहकर रिबेल बनना ज्यादा मुश्किल है, उनकी बात सुन के रिबेल करना ज्यादा मुश्किल है। घर छोड़ देना तो बहुत आसान है। और तुम्हारी जनरेशन से यही दिक्कत है मुझे, तुम्हारी बहुत हर चीज अभी मिल जाए। अब इतना मेहनत की है हम लोगों ने, हम बेवकूफ है साले। इतना मेहनत की, आज पीयूष मिश्रा ये है वो है। अरे मेहनत की है यार, इसलिए है पीयूष मिश्रा। परसों मेरी मनोज से बात हो रही थी, मनोज वाजपेयी और हम एक प्रमोशन में थे, मैं और अनुराग कश्यप और मनोज वाजपेयी, एक फिल्म के उसमें पॉडकास्ट था। हमने कहा यार ये इतना जल्दी चाहते हैं, आज ही मिल जाए। और गंदी बात नहीं बोल रहा, इश्क के मामले में भी तुम्हारा यही नजरिया है, इंस्टेंटली। अबे दिल तोड़ो यार, दिल तोड़ो। तुम्हारे दिल नहीं टूटते। सच बोल रहा हूं, ये बहुत बड़ी, दिल टूटना बहुत बड़ी बात होती है। दिल हमारे जमाने में टूटा करते थे, तुम्हारे दिल नहीं टूटते, तुम्हारे होते हैं ब्रेकअप्स हो गया। और उधर वो एक और क्रिएट कर लिया गया, रिबाउंड, ब्रेकअप हो गया, रिबाउंड करेंगे हम तो। अबे यार प्यार करना सीखो। कुछ इश्क किया, कुछ काम किया मैंने, मेरी किताब है ना, प्यार करना सीखो, एक्चुअली प्यार करना सीखो, रोमांस करना सीखो। मैंने उसको कुछ भी नहीं है जिंदगी में, समझे? इनकलाब जिंदाबाद। ये कुछ और नहीं बोल रहा है, ये जीवन भर का अनुभव है जो बोल रहा है। मैं एक थोड़ा सा टेक्निकल सवाल सर जानना चाह रहा था, बहुत सारे लोग भी शायद वो जानना चाहते होंगे। नाटक जब आपने किए तो हमने पता है कि क्या धूम मचाई, चाहे वो हैमलेट हो या फिर बाकी जितने भी। सिनेमा में गए तो दोनों में अंतर और दोनों का संबंध, क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नाटक सिनेमा का एक रास्ता है। देखिए, सिनेमा का रास्ता तो नाटक ही है एक्चुअली। नाटक से क्या मतलब, हमारे यहाँ पर क्या पारसी थिएटर था पहले, विलियम शेक्सपियर की कॉपी था पारसी थिएटर, वहाँ से हमारा सिनेमा आया। KL सहगल वगैरह इनका जो सिनेमा आया शुरू में, वो राजा हरिश्चंद्र वगैरह सब पारसी थिएटर था। उसके बाद में सिनेमा परिपक्व हुआ, उसके मैच्योर्ड हुआ, उसके बाद में आपके नए फिल्म के जाने लगे। आज की तारीख में ये लोग हैं, अनुराग कश्यप, विशाल भारद्वाज, इम्तियाज़ अली, दिग्मांशु धूलिया, ये जो है। लेकिन प्रारंभ जो वहीं से हुआ था। फर्क है, दोनों में फर्क है यार। एक्टिंग में बहुत फर्क है। अगर आपके यहाँ कैमरा लगा दिया जाए ना, और आप कहा जाए कि एक्टिंग करो, आप सिर हिला नहीं सकते, आवाज़ ऊंची कर नहीं सकते, माइक्रोफोन आपको हैंडल करना आता नहीं है, आप कैसे करोगे यार? उसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है। आप सोचते हैं कि यहाँ से आप बम्बई चले गए आपको काम मिल जाएगा। अरे क्यों मिलेगा यार, पागल थोड़ी है वो लोग, नहीं देंगे आपको काम। आप ट्रेंड एक्टर हो क्या? सिनेमा के ट्रेंड एक्टर हो क्या? FTI में यही चीज की जो, यही प्रावधान, ये बड़ा अच्छा प्रावधान है। वहां पर जो सिनेमा सीखने का मौका मिलता है। NSD में ये प्रावधान नहीं है।
एनएसडी में प्रावधान नहीं है, एनएसडी में आपको थिएटर सीखने का मौका मिलता है। कुछ लकी होते हैं जिनको, मैं लकी था, मैंने एकदम से अडेप्ट कर लिया सिनेमा को और एकदम जाके मकबूल कर ली 2003 में, एकदम से हो गई थी वो। लेकिन हर बंदा ऐसा नहीं कर पाता, मैं भी बाद में भटक गया सिनेमा की एक्टिंग में। तो फर्क होता है दोनों में बहुत। एक तो टू शो मीन्स थिएटर, एक टू बी सीन थ्रू द आइज ऑफ कैमरा, ये अलग अलग चीजें। हम करना और करते हुए देखना, देखा जाना, ये अलग अलग चीजें होती हैं। एकदम से सर उठाकर मत चले जाओ कि हम स्ट्रगल करने जा रहे हो, कहीं तो कोचिंग लो यार, कहीं तो कोचिंग लो। फिजिक्स की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद में के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, उसके बाद में के जाके आपको जॉब मिलता है, हर चीज की ट्रेनिंग होती है ना। सिनेमा की ट्रेनिंग लिए बगैर अगर आप चले जाओगे वहां पर तो कैसे काम मिलेगा बाबा। तो हर चीज की साइंस होती है यार, हर चीज साइंस होती है। तो साइंस पढ़ के जाओ, थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाओ कम से कम, इतना नाकारा नहीं हो तुम लोग, पढ़ सकते हो, है ना। हाँ सर, एक छोटा सा और विषय, जो छोटी सी चिंता आज सबकी है, पेरेंट्स, बहुत सारे पेरेंट्स भी बैठे हैं। आज का जो कंटेंट है, आप सिनेमा से, आप थिएटर से निकले जहाँ का कंटेंट बहुत पावरफुल कंटेंट है। आज की वेब सीरीज, आज का ओटीटी एक अलग तरह का कंटेंट लेकर आ रहा है, तो उसमें साहित्य, समाज, ये सारा कुछ आप कैसे देखते हैं? उसमें क्या साहित्य और समाज? साहित्य नहीं है यार उसमें, देखो माफ करना, बहुत नहीं है तो फिर क्या और कोशिश होनी चाहिए कि अरे होती है बाबा, नहीं, लेकिन वो नहीं होता। साहित्य, मैं खुद, मुझे खुद साहित्यकार नहीं मानते लोग बाग। साहित्य के फील्ड में जो है मुझे माना जाता है वो जो मैं बोल नहीं सकता। साहित्य के डोंट कंसिडर मी साहित्यकार, मैं लिटरेचर का बंदा नहीं मानते मुझे। लिख लिए, मैं भी चाहता नहीं जनवाना अपने आप को। मैंने एक पोएट्री लिखने की बुक छापने का मन था, छाप दी। मेरे को एक नॉवल लिखने का मन था, लिख लिया। अब कुछ और करने का मन होगा, करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन मात्र ये करके मैं जो है साहित्यकार नहीं बन गया। मुझे मालूम है साहित्यकार कुछ और लोग हैं, उन्होंने लगातार लिखा है। और सिनेमा ओटीटी से अपेक्षा मत करो यार कि ऐसा कुछ करेगा। ओटीटी अलग ही कंटेंट है, ओटीटी से इतनी अपेक्षा करो भी मत आप। ओटीटी अलग ही कंटेंट है, वो उसको अगर साइज से जोड़कर देखोगे तो यार वो तो अभी तो मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल है। ओटीटी पे तो जो स्टफ आ रहा है, और मैंने भी किया है अभी, गंदी गाली गलौज से भाई सीरीज है, लेकिन मैं क्या करूं, वहां पर एम्प्लॉय हूं मैं, वहां पर मना नहीं कर सकता मैं, वहां पर आई कांट से नो टू देम, अदरवाइज डोंट डू इट। किसने कहा है? जब स्क्रिप्ट मिलती है तो हाँ भाई ये स्क्रिप्ट है, आपको चाहिए, करना है, आप हाँ करते हैं। उसके बाद जाते हैं तो मालूम पड़ता है कि 5 गालियां और आ गई उसमें। आप उस वक्त अगर ये सोच रहे जाए कि ये क्या साहित्य का हिस्सा है, ये कहाँ से ली गई है, साहित्य से नहीं ली जाती है यार। इट इज स्क्रीन प्ले मानकर चलिए। फर्क है साहित्य में और स्क्रीन प्ले में। इसीलिए मैं साहित्यकारों के यहाँ जाता ही नहीं। मैं आपके मतलब जब भी कोई मजलिस होती है तो मैं चुपचाप कन्नी काट लेता हूँ, मैं नमस्कार कर लेता हूँ कि सर मैं आपका हिस्सा नहीं हूँ, आई एम नॉट अ साहित्यकार, आई एम नॉट लिटरेचर पर्सन, आई एम एन एक्टर। मैं थिएटर का एक्टर हूँ और मैं थिएटर की वजह से आपके जो कुछ भी कर रहा हूँ उसको कर रहा हूँ। तो इसलिए ओटीटी वगैरह को इससे जोड़कर मत देखो, आपको तकलीफ होगी। और वो वैसा वाला सीन है कि बदलेगा नहीं कभी। अगर आपको लगेगा कि बदल जाए, अभी किसी ने मुझसे हिंदी दिवस पर जो है इंटरव्यू लिया था। हिंदी दिवस क्या, हिंदी दिवस यार, कौन सा हिंदी दिवस? मेरे को तकलीफ है, मुझे भी तकलीफ है। आप लेकिन अगर असल बढ़िया हिंदी बोलकर देखिए, रामधारी सिंह दिनकर की हिंदी बोलकर देखिए, लोगों को तकलीफ होती है। क्या हिंदी है यार, ये भी हिंदी है क्या? तकलीफ होती है लोगों को सुनने में। और सच बात है, मेरा अपना खुद का बेटा जो है आज मुश्किल से 1 घंटा मेरे साथ रहता है। इसके अलावा स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, टीचर्स के साथ में, फ्रेंड्स के साथ में, वहाँ पर क्या वो हिंदी बोलता है? हिंदी नहीं बोल सकता वहाँ पर। वहाँ पर जिस भाषा बात करता है उसमें थोड़ी सी उर्दू होगी। मैं खुद जो है बात कर रहा हूँ आपसे, खुद बोल रहा हूँ, मैं स्वयं नहीं बोल रहा अपने आप को, मैं खुद बोल रहा हूँ। उर्दू हमारे भाषा में समा चुकी है, पंगा ये है। अब वो मिलजुल चुके हैं और नई लैंग्वेज फूटी है उसके बीच में। और उसके बीच में एक नई तीसरी लैंग्वेज आ गई है, एमटीवी लैंग्वेज। एमटीवी की लैंग्वेज ने आकर सत्यानाश कर दिया सब कुछ। तो अभी अगर आप सोचें कि हिंदी वापस आ जाएगी, हिंदी वापस नहीं आ रही सर। बहुत तकलीफ से कहना पड़ता है कि हिंदी वापस नहीं आ रही। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। हम कितना भी कोशिश कर लें हिंदी वापस। आप राम की शक्ति पूजा आप किसी बच्चे को पढ़ाकर देखिए, 10th क्लास के बच्चे को, कहेगा इसका मतलब क्या है? राम की शक्ति पूजा या रामधारी सिंह दिनकर की कुरुक्षेत्र या रश्मिधर थी, किसी को पढ़ाकर देखिए, वो कहेंगे सजा दे रहे हो क्या हमको? ये तकलीफ दे बात है, लेकिन वक्त बदल गया सर,
माफ़ कीजिएगा, वक्त बदल गया और बदलते हुए वक्त को स्वीकार करना पड़ेगा आपको। युगांतकारी परिवर्तन हो चुके हैं, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, इसके साथ चलना पड़ेगा, वरना आप पिस जाओगे। तो मेरे यही कहने का मतलब है कितनी भी तकलीफ हो, लेकिन हिंदी वापस नहीं आ रही सर। वो हिंदी वापस नहीं आ रही जिसको हम देख रहे हैं कि हरिवंश राय बच्चन या पंत साहब या नराला साहब, वो हिंदी वापस नहीं आ रही। बहुत तकलीफ से बोलना पड़ रहा है। धन्यवाद। पीयूष जी, मेरी तरफ से आखिरी सवाल, उसके बाद हम ऑडियंस की तरफ जाते हैं। आप अभी दिल्ली में हैं, मुंबई पिछला समय गुजारा है, उससे पहले आप दिल्ली में थे, तो दिल्ली या मुंबई? दिल्ली या मुंबई, आपको ज़्यादा क्या पसंद है? अरे दिल्ली से क्या, दिल्ली मेरी गर्लफ्रेंड थी। दिल्ली में नहीं बोल रहा मैं, दिल्ली मेरी गर्लफ्रेंड थी और बॉम्बे मेरी बीवी है। बॉम्बे से मेरी शादी हो चुकी है। तो बॉम्बे से दिल्ली आते हुए बिल्कुल वैसा लगता है जैसे बीवी से छुप छुप के गर्लफ्रेंड से मिलने में लगता होगा। तो मैं जब मिलता है मौका मैं आ जाता हूँ, और मुझे आज मालूम पड़ा मिरांडा हाउस जाना है, तो फिर तो बात ही कुछ और है। आज तो यंगस्टर्स मिलेंगे खूब सारे। तो आज तो मैं बड़ा मुंह उठा के आया, मैंने कहा यार देखते हैं, बड़ा अच्छा कैंपस है तुम्हारा यार, बहुत बढ़िया कैंपस है, बहुत बढ़िया कैंपस है। मैं तो बहुत अच्छा कैंपस है। तो ये है। तो पीयूष जी हमारे साथ है, हम उनसे कुछ ना सुने ये तो नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है कि पहले हम ऑडियंस से कुछ सवाल ले लें और उसके बाद हम जो है वो पीयूष जी से कुछ सुनेंगे। कौन है उधर? माइक एक बार प्लीज पास कर दीजिए। प्रणाम सर। हाँ बोल। मेरा नाम आयुष कुमार यादव है। हाँ बोल। और सर मैं आईएमसी से हूँ। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने देश को आरंभ है प्रचंड गाने के रूप में देश को मोटिवेशनल एंथम दिया। और मेरा सवाल ये है सर कि पीयूष मिश्रा ऑथर, पीयूष मिश्रा सिंगर और पीयूष मिश्रा एक्टर, तीनों को आप किस क्रम में रखते हैं? तीनों को आप किस क्रम में रखते हैं? जिसमें पैसे मिल जाए यार वो अच्छा है। थैंक यू सर। यस प्लीज, पीछे। हेलो सर, माई सेल्फ अंश अचान। माई सेल्फ अंश अचान। सर आपसे एक छोटा क्वेश्चन था कि आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा दूर हेलो। होके बोलो। आगे आ जाइए या तो थोड़ा दूर होके बोलो उससे, माइक से। मैं आगे आ जाता हूँ। हेलो सर, माई नेम इज अंश अचान। सर आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन था कि लोग कहते हैं कि थिएटर करो और कुछ लोग कहते हैं एनएसडी करो। तो सर एक्टिंग फील्ड में जिसको उतरना है तो वो थिएटर करे कि एनएसडी, आपके क्या थॉट्स हैं? अरे थिएटर तो करो, एनएसडी नहीं भी करो तब भी थिएटर करना पड़ेगा तुमको। बिना थिएटर करे चारा नहीं है ना यार, बिना थिएटर के चारा नहीं। एनएसडी में सबका एडमिशन नहीं होता, लेकिन जिनका एडमिशन नहीं होता उनको क्या बेबस होकर बैठ जाना पड़ेगा क्या? चुप तो नहीं बैठेंगे ना वो लोग। जिनका एनएसडी में 20-25 लोग 30-40 लोगों का एडमिशन होता होगा, लेकिन जिनका एनएसडी में एडमिशन नहीं होता है उसका मतलब ये नहीं कि मजबूर होकर बैठ जाए, कुछ नहीं कर सकते। ओके सर। थिएटर करना पड़ेगा। वो एक बड़ा एक्स फैक्टर है। मतलब कुछ एक लोग ही हैं जिनके अंदर वो आग लगती है कि एक्टिंग सीखनी है। एनएसडी में भी वो चीज़ नहीं है। एनएसडी में भी कुछ एक लोग हैं जिनके अंदर आग लगती है, एक्स फैक्टर होता है कि यार बॉस हम मर जाएंगे अगर हम एक्टिंग नहीं करेंगे तो। सर कहते हैं कि थिएटर करने पे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है और एनएसडी करने पे कहते हैं कि ट्रेन होता है इंसान। ये चीज़ मुझसे अभी रिसेंटली एक डायरेक्टर ने बोला। अरे नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता एनएसडी, अरे कुछ नहीं होता, सब बेकार की बात है। Okay. एनएसडी करके बहुत लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। थैंक यू, मैं जानता हूँ उनको, थैंक यू सर। कुछ नहीं कर पा रहे। नमस्कार सर, इधर। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। आज आप कृपया हमें आरंभ है प्रचंड सुना देंगे? हाँ सुनाएंगे ना, बाका तो सुनाएंगे। अभी थोड़ा क्वेश्चन हो जाए। हाँ जी नमस्ते सर। नमस्ते जी, नमस्ते। सर मेरा आवाज़ अभी कांप रहा है। क्यों? आप ऐसे इंसान हैं, सॉरी अगर हम फंबल कर रहे हो तो। कोई बात जब हम नहीं। पहली बार आपको आरंभ है प्रचंड गाते हुए सुने और उसके बाद फिर लेजेंड्स ऑफ भगत सिंह देखे, फिर हुस्ना सुने रात में सोते सोते। 2021 में आपका शो सेट था सर पटना में। हाँ। बहुत सारे रिलेटिव्स से सिफारिश किए क्योंकि आप मेरे लाइफ में वो इंसान रहे हैं जिनके लिए ऐसा होता है ना कि यार जीवन में इनसे मिलना है एक बार। अरे मिल रहे हो आज ना। बहुत सारे रिलेटिव्स की सिफारिश करनी पड़ी उस समय पटना में जब आपका शो था। और ये हम एग्जैजरेट नहीं कर रहे जब हम ये कह रहे हैं कि जब मिरांडा हाउस में एडमिशन मिला था तो
एक खुशी इस बात की भी थी कि सर का शो होता है दिल्ली में। अरे वाह वाह, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपका प्रश्न। सर प्रश्न मेरा ये है कि जब आप अभी दिनकर की रश्मि रथी की बात किए, हाँ, दिनकर की रश्मि रथी की बात किए या कुरुक्षेत्र की बात की, सर जब आप इन किताबों को पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं तो उस किताब की आपको पूजा करने जैसा अनुभव होता है। आपको लगता है कि आपने दिनकर ने जिस सरस्वती महसूस होती है आपको, अगर यूं कहे तो, वैसे ही जब आप आरंभ है प्रचंड सुनते हैं तो हम कई बार अपनी मम्मी से कहते थे कि मम्मी हम अपने बच्चों को अगर एक बार पढ़ाएंगे। प्रश्न थोड़ा सा जल्दी करिए, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं और Okay. समय आप तो सर प्रश्न ये है कि जब आप इन किताबों को पढ़ते हैं और आपको लगता है कि यार ये भगवान है, फिर जाके आपको अगर कोई दिनकर की डायरी या फिर तुम्हारी औकात क्या है पीयूष मिश्रा ऐसी किताबें पकड़ाते थे और कहते देखो ये भगवान नहीं है, सहज आदमी है। सही बात है, सही तो बात। आप उनको कैसे महसूस करवाएं कि पीयूष मिश्रा जी, दिनकर जी भगवान हैं? अरे कैसे पता, कैसे पता, बहुत ही मासूम सवाल है ये। अरे कुछ नहीं, हम इंसान ही हैं बाबा, दिनकर जी का मालूम नहीं, लेकिन मैं इंसान ही हूँ, कोई टेंशन नमस्कार नहीं। सर, मैं हाँ। डॉक्टर हनु, हिंदी डिपार्टमेंट मिरांडा हाउस से। आपका ही प्रश्न है और आपको ही मैं पूछ रही हूँ, पीयूष मिश्रा की औकात क्या है? एक शेर सुनाता हूँ, देखो एक शेर सुनाता हूँ, उसमें मेरी पूरी जिंदगी संलग्न है। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया। दर बदर की ठोकरों का लुत्फ पूछो क्या सनम, आवारगी को हमने तो अल्लाह समझ लिया। जिंदगी से बात की, एक कश लिया फिर चल दिए, जिंदगी को धुएं का छल्ला समझ लिए। ये कुल मिलाकर ऐसी ही जिंदगी बीती है मेरी, ऐसी जिंदगी, इतना ही हल्के तरीके से लिया जिंदगी को, नहीं लेना चाहिए था एक्चुअली। अभी रिग्रेट करता हूँ, जिंदगी को जो है बहुत तगड़े तरीके से लेना चाहिए था। जिस वक्त जो वक्त आज लेता हूँ, विपश्यना का बहुत इंपॉर्टेंस है जिंदगी में आज, विपश्यना का, विपश्यना ध्यान का, ध्यान बहुत पहले आना चाहिए था मेरी जिंदगी में, जो आना चाहिए था। आपको 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 विष्णु सर हमेशा कहते रहे ध्यान करने। हाँ हाँ हाँ, एग्जैक्टली। तो विपश्यना ध्यान का हर बंदे की जिंदगी में 20 साल की उम्र में प्रवेश जाना चाहिए विपश्यना का। हर बंदे से बोल रहा हूँ, अगर वक्त मिले तो गोयंका साहब का 10 दिन का विपश्यना कैंप जरूर अटेंड करना। जो काम कर रहे हो उसमें कम से कम 50 गुना इजाफा होगा। जो काम, अगर तुम समझ गए कि वो क्या करना चाहते हैं तुम्हारे साथ में, तो कम से कम 50 गुना अधिक इजाफा होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत पहले आ जानी चाहिए थी मेरी ज़िंदगी में। उसमें जो है उसके बजाय जो है कुछ नशे आ गए, जिसकी मुझे बहुत तकलीफ है। हाँ भाई बोल। नमस्कार सर, मैं महेश हूँ जागरण से। आपने बताया कि आप अंतर्मुखी थे, तो उस अंतर्मुखी पीयूष मिश्रा से आज की बेलौस बेबाक पीयूष मिश्रा की यात्रा एक बच्चे को तय करनी है, हम में से किसी को तय करनी, कैसे करेगा? हाँ ये अंतर्मुखी पीयूष मिश्रा से बेलौस बेबाक पीयूष मिश्रा तक की यात्रा एक बच्चा, एक युवा, कोई भी इंसान कैसे तय कर सकता है? सर ये तो व्यक्ति पर डिपेंड करता है। मतलब हर बंदे पर, कुछ बंदे चरमरा जाते हैं, कुछ बंदे आगे बढ़ जाते हैं, कुछ बंदे घाट का पानी पीते हैं, कुछ बंदे एक घाट पर रुक जाते हैं, कुछ बंदे टिकते नहीं हैं, कुछ बंदे सर तोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ बंदे नहीं रुक जाना चाहते हैं, कुछ बंदे परिस्थिति के आगे टेक देते हैं घुटने। ऐसा अलग अलग है। मतलब ये तो बंदे की व्यक्तिगत इंटेंसिटी पर डिपेंड करता है। अब बढ़ो यार, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, बढ़ो। मतलब आपके ये हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने का नाम जिंदगी नहीं है। ये साफ बोल दो तुम, हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहने का नाम जिंदगी नहीं है। बढ़ो, मैं नहीं, तालियां बजा लोगे उसके बाद तुम वही करोगे जो तुम्हें करना है। नहीं यार, मैं खाली इसलिए नहीं आया ये बोलने के लिए आया हूँ कि बढ़ो यार, बढ़ो, तोड़ के आगे बढ़ जाओ यार, तोड़ के आगे बढ़ जाओ। वक्त इंतजार कर रहा है तुम्हारा, तोड़ के आगे बढ़ जाओ, हर चीज को तोड़ के आगे बढ़ जाओ। टाइम इज वेटिंग फॉर यू। इस बात का इंतजार मत करो वक्त होगा तब ऐसा करेंगे। अरे वक्त हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं कर्म करने के हिसाब से। मेरी फ्रेंड की माँ बोला करती थी कि हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं कर्म करने के हिसाब से। आप कर्म अपने हिसाब से करते हैं तो हाथ की रेखाएं बदल जाती हैं, डेस्टिनी बदल जाती है। आप बदल सकते हो डेस्टिनी। तो करो आज से जो है ये वचन ले लो कि जो है तुम्हें करना वही है। क्या करना है तुम सोच लो। वही नहीं करना है जो तुम्हें रास्ता दिखाया जा रहा है, बल्कि तुम्हें क्या करना है सोच लो। तुम्हें वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ। अब क्या आप लोग पीयूष जी से कुछ सुनना चाहते हैं? भाई मेरे पास समय पर क्या सुनना चाहते हैं? मतलब तो अनुरोध करिए, ताली बजाइए, कुछ तो करिए।
हारमोनियम लाया जाए। हाँ, क्या सुनोगे यार, आरंभ है प्रश्न। हाँ? एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह देंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खनखनाती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों भर के सारे तार छू के आएंगे और सिसकियों को गुदगुदी कर करके यूं बहलाएंगे, और सिसकियों को गुदगुदी कर करके यूं बहलाएंगे। एक बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां। कोई हुस्ना सुनना चाहता है? हुस्ना के लिए गला नहीं है। आप लोगों को अनुरोध करना ही नहीं आता। अरे मोबाइल की लाइट जलाओ, हिलाओ, अनुरोध करो सब लोग। हाँ, तब तो कुछ होगा। लाइट्स ऑन। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के चलाओ भाई। झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुमको हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड हो दया का भाव, या कि शौर्य का चुनाव, या कि हार का वो घाव तुम ये सोच लो। या कि पूरे भाल पर जला रहे विलय का लाल लाल ये गुलाल तुम ये सोच लो। रंग केसरी हो या मृदंग केसरी हो या केसरी हो ताल तुम ये सोच लो। जिस कवि की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। फूलती रगों में आज भीगती मसों में, आज आग की लपट का तुम बहार दो। आरंभ है प्रचंड मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण दे, वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है कि युद्ध ही तो वीर का प्रमाण है। कौरवों की भीड़ हो या पांडवों का नीड़ हो, जो लड़ सका है वही तो महान है। गीत की है बस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो। मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो। आरंभ है प्रचंड बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम हार दो। आन बान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड, आरंभ है प्रचंड। एक बार पीयूष जी के लिए जोरदार तालियां, और सब लोग अपने खड़े हो जाइए तो बहुत बढ़िया स्टैंडिंग ओवेशन। बहुत बहुत आभार।